हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हमारा राज्य प्रकाशन क्लास 10th मैथ के ऊपर जो है यूपी बोर्ड के लिए उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और उसकी हमारी 5 क्लास हो चुकी है। आज जो क्लास है हमारी 6वीं क्लास है ना। तो आपको जो है पिछली 5 क्लासें देख लेनी है, जब आपको ये 6वीं क्लास देखनी है। ओके, तभी आपको ये समझ आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल क्या रहा है वो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि किसी खेल, क्या बोल रहा है ये, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? एक वृत्ताकार पथ यानी कि रास्ता। सपोज कि ये मैदान है और इस मैदान का ये जो है ना, ये क्या है? मैदान। और ये कैसा वृत्ताकार मैदान है। ओके, कैसा मैदान है ये? वृत्ताकार मैदान है। तो ये क्या बोल रहा है कि वृत्ताकार मैदान है। इस मैदान का इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो देखो सोनिया है कोई, सपोज करो यहाँ पे खड़ी है सोनिया, वो इसका अगर चक्कर लगाएगी इस तरीके से और चक्कर लगा के अगर वापस आ जाएगी तो सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं, है ना। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रहा रवि, तो वो भी अगर चक्कर लगा के वापस वहीं पे आ जाएगा तो उसको भी कितने मिनट लगेंगे? रवि को भी 12 मिनट लगते हैं। रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो पूछ रहा मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते। इसका मतलब क्या है कि जैसे रेस होती है ना, तो जैसे रेस होती है तो जैसे कि में क्या होता है, गन चलती है। जैसे गन चली, गन चलने के बाद तुरंत सभी एक ही साथ भागते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ पे जो है कौन, सोनिया और रवि भी एक साथ भागते हैं। और भागते हैं तो सभी एक ही दिशा में भागते हैं, रनिंग करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? एक ही दिशा में भागते हैं। ये भी इस दिशा में भाग रही है तो ये भी इसी दिशा में भाग रहा है। ओके, तो पूछा है एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले। ओके, तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है आपको। जो सोनिया का जो समय है कितना है? 18 मिनट। और रवि का जो समय है कितना है? 12 मिनट। इनका लेना है एलसीएम। क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। ओके, और यहाँ पे बोला तो है नहीं कि किस विधि से एलसीएम लेना है, तो आप चाहे किसी से भी ले सकते हो। हमें वही आवाज गुणनखंड विधि से लेंगे, ठीक है। तो 2 से गया ये 9 बार, और 3 से गया ये 3 बार, 3 से गया 1 बार। अब देखो 2 से 12 गया 6 बार, 2 से 6 गया 3 बार, और 3 से गए 1 बार गया। तो 18 के जो अभाज्य खंड आ गए मेरे, क्या आ गए? तो 2 1 बार है, इंटू 3 कितनी बार है? 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब देखो 12 के, 12 के में अभाज्य खंड में देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इंटू 3 कितनी बार है? 1 बार। इंटू 3 आ गया, तो ये आ गए। अब देखो इसमें ये आ गया अभाज्य खंड। क्या निकालना है मुझे? एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो कौन कौन सी संख्या दिख रही है? 2 3 2 3, 2 3 के अलावा कोई संख्या नहीं दिख रही है। अब देखेंगे 2, और सबसे बड़ी घात देखेंगे। यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 1। यहाँ पे कितनी है? 2। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है? 2, है ना। अब देखें 3, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी? 1। तो 3 की सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है? 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 की 2 घात कितना होता है? 4। इंटू 3 की घात 2 कितना होता है? 9। तो 9 चौक 36। तो जो एलसीएम आया वही हो जाएगा मेरा आंसर। क्या आ गया? 36 मिनट। तो कब मिलेंगे वे? प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे कब? 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। तो ये हो गया मेरा आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना है, इनका समय का क्या ले लेना है? एलसीएम लेना है। ओके, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या करना है? एलसीएम लेना है, ठीक है।
तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिखाइए कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n, कोई संख्या n है, के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। हमें क्या बताना है, इस संख्या किसी संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ओके, तो देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आपको 0 चाहिए तो आपकी जो संख्या के गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5। सिंपल सी बात है। अगर 5 चाहिए तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए और कोई भी विषम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विषम संख्या, विषम संख्या होनी चाहिए। जब मेरा 5 आ पाएगा, है ना, यानी कि 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। अगर 5 और 2 होंगे ही नहीं तो आप 0 या 5 कैसे लेके आओगे, है ना, समझ रहे हो। तो गुणनखंड में 2 और 5 तो होना चाहिए। अब देखते हैं, आओ सॉल्व करते हैं इसे। देखो ये कहते हैं हल, क्या लिखेंगे इसका, हल लिखेंगे, आओ। तो देखो हल में क्या लिखेंगे कि लिखेंगे किसी भी संख्या संख्या के गुणनखंड गुणनखंड में गुणनखंड में 2 इंटू 5, यानी कि 2 की घात n इंटू 5 की घात n n n हो तो तो उस संख्या का मान शून्य पर समाप्त होगा। शून्य पर समाप्त होगा। तो देखिए, तो मुझे संख्या दे रखी है कितनी, 12 की घात n। क्या मैं इसको ऐसे नहीं ले सकता, 12 की घात n को लिखोगे तो क्या, दो क्या होता है मेरा, 12 की घात होता है 4 तिया 12, तो 4 इंटू 3 की घात n। अब देखो ये 4 जो है, 4 जो है ये, इसको मैं ऐसे इसका 2 की घात 2 और इंटू 3 तो एक बार ही है, तो इंटू 3 इस पूरे की घात n लिख दिया। ओके, लिख दिया। अब देखेंगे तो संख्या 12 की मैंने गुणनखंड की है, तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अब जब 5 ही नहीं है तो 0 कैसे आएगा, है ना, और 0 कैसे आएगा और अंक में 5 नहीं आ सकता। तो लिखेंगे अतः यह संख्या अतः संख्या 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी। अतः संख्या 0 तथा 5 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, कि समझे। तो ये संख्या जो है, इसका जो मान आएगा, संख्या का मान कभी 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है हमें। तो अगला सवाल दे रखा है निम्नतम भाज्य संख्या। देखो मुझे सवाल दे रखा है कि निम्नतम भाज्य संख्या तथा निम्नतम अभाज्य संख्या का मस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मस ज्ञात करना। अब देखिए मैंने आपको भाज्य और अभाज्य संख्या बताई थी। अब बोल रहा है निम्नतम भाज्य संख्या। तो मैं अगर मैं बात करूं निम्नतम भाज्य संख्या की, इसकी निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम निम्नतम भाज्य संख्या,
तो निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी होती है? वो होती है हमारी कितनी? 4। वो क्या होती है? 4 होती है। और निम्नतम निम्नतम अभाज्य संख्या, निम्नतम, अगर मैं बात करूं निम्नतम अभाज्य संख्या की, तो वो कौन सी होती है हमारी? वो होती है 2। कौन सी होती है? 2 होती है। ये हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। आओ, निम्नतम भाज्य संख्या होती है 4 और निम्नतम अभाज्य संख्या होती है 2, है ना। यानी कि निम्नतम का मतलब सबसे छोटी। ओके, तो अब यहाँ पे निकालना है इनका क्या निकालना है? मासा। क्या निकालना है? मासा। अब इनका मासा निकालोगे आप, तो 4 दे रखी है, मुझे 2 दे रखी है। अब इनका मासा निकालोगे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। देखो, 2 से 4 2 बार गया, 2 से 1 बार गया, 2 से 2 में जाएगा 1 बार। ओके, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 की घात 2 लिखेंगे। अब 2 के गुणनखंड क्या आ रहा है? तो 2 ही आ रहा है, तो 2 लिखेंगे। अब इनमें कॉमन क्या है? अब देखो कॉमन क्या है? कॉमन तो दोनों में 2 ही है। क्या है? 2 है। तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया? एचसीएफ आया 2। अब 2 आ रहा है कॉमन, लेकिन सबसे छोटी घात देखते हैं एचसीएफ में। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो सबसे छोटी घात क्या हुई? 1। और 2 की घात 1 क्या होता है? 2 ही होता है। अतः मेरा एचसीएफ क्या आ गया? मेरा एचसीएफ आ गया 2। क्या आ गया? मेरा एचसीएफ 2 आ गया। ओके, तो ये मेरा हो गया आंसर, है ना। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? दे रखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात करना है। आधारभूत प्रमेय का मतलब है कि इसमें मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, आइए देखो। तो 120 और 144 का मुझे निकालना है लासा और मासा, दोनों निकालने हैं। तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? अभाज्य वर्णखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो 2 से भाग दूंगा, 120 में तो गया 60 बार। अब 2 से दूंगा तो 30। अब 2 से दिया तो 15। अब 3 से जाएगा 5 बार। अब 5 से जाएगा 1 बार। ये आ गए इसके 120 के। अब कर लेते हैं 144 के। देखो 2 से जाएगा कितनी बार? 72 बार। कितनी बार गया? 72 बार। अब देखो 2 से जाएगा कितनी बार? 36 बार। अब देखो 2 से जाएगा कितने? 18। 2 से गया 9 बार। अब जाए 3 से 3 बार। अब जाए 3 से 1 बार। ठीक है? तो ये आ गए इनके अभाज्य वर्गखंड। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या आ गए मेरे अभाज्य वर्गखंड। तो 120 120 के अभाज्य वर्गखंड कौन कौन से आ रहे हैं? देखो, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। तो 2 की घात लिखेंगे 3। अब देखो 3 तो एक ही बार आ रहा है, इंटू 3। अब 5 भी एक ही बार आ रहा है, इंटू 5। अब देखो 144 की अगर मैं बात करूं, 144 के बाद गुणनखंड तो कितने आ रहे हैं? 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार। तो लिखेंगे 2 की घात 4, इंटू 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, इंटू 3 की घात 2 आ गया। तो ये आ गए मेरे इसके क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड आ गए। इन अभाज्य खंड में देखेंगे अब क्या क्या निकालना है मुझे? एलसीएम और एचसीएफ। अब देखो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? पहले एचसीएफ। अब जो एचसीएफ मेरा आएगा, देखो कॉमन क्या है? देखो दोनों में 2 2 कॉमन है, ठीक है, और 3 3 कॉमन है। तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ये कॉमन है। अब देखते हैं एचसीएफ में सबसे छोटी घात। तो 2 की सबसे छोटी घात कितनी? देखो यहाँ पे 4 है, वहां पे 3 है, तो सबसे छोटी घात कितनी आ रही है? 3 आ रही है। ओके, अब देखेंगे 3 की सबसे छोटी घात यहाँ पे कितनी है? 2, वहां पे कितनी है? 1। तो कितनी आ गई? 1 आ गई। इसको करेंगे सॉल्व। तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8। और 3 की घात 1 कितना होता है? 3 ही होता है। तो 8 से 24। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरा? 24 आ गया। ठीक है, अब निकालना मुझे एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो, अब एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम में देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या दे रखी है। देखो 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 5 दे रखी है। 2 3 5, है ना। कौन सी दे रखी है? 2 इंटू 3 इंटू 5। और एलसीएम में देखते हैं सबसे बड़ी घात। तो देखो 2 की यहाँ पे घात कितनी है? 3। यहाँ पे कितनी है? 4। तो 3 और 4 में बड़ी घात कौन सी होगी? 4। अब देखो 3 की देखें, यहाँ पे 3 की एक घात है, यहाँ पे कितनी है? 2।
तो एक और दो में बड़ी घात कौन सी है? दो। अब देखा पांच की देखें तो यहाँ पे पांच तो एक ही बार है, यानी किसी घात एक ही है, एक ही आएगी। ठीक है, इसको कर लो सॉल्व। तो दो की घात चार होता है 16 इंटू तीन की घात दो होता है 9 इंटू ये क्या है 5। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा कितना? तो आएगा आपका 720 आएगा। कितना आ गया? 720 आएगा। ओके, तो ये आ गया मेरा एलसीएम आ गया। तो हमने इसके जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल ले। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन ये आ रहा 15 हमारा, है ना? क्या दे रखा है देखो। यदि मासा किसका, मासा किसका 35 और 45 का 5, कितना दे रखा है 5, तथा लासा किसका 35 और 45 का कितना दे रखा है 63 इंटू ए, 63 मल्टीप्लाई ए हो। तो ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? ए का मान ज्ञात करना है। ओके, आइए देखते हैं। देखो, तो मैं जानता हूँ कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जानते हैं ना आप? बताओ। और पहली संख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखी है? 35 और 45 दे रखी है। 35 इंटू 45 आ गया, और बराबर में मुझे एलसीएम दे रखा है, ये रहा। कितना दे रखा है? 63, 63 इंटू ए दे रखा है। और इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है मुझे? एचसीएफ दे रखा है कितना? 5 इंटू 5। और ए का मान मुझे ज्ञात करना है, तो इसे कर लेंगे सॉल्व। देखो, सॉल्व करोगे आप तो ये मेरा कितना है? 35 इंटू 45। अब देखो ए के साथ जो भी संख्या है उनको इधर पहुंचा दे, तो मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए। अब 63 इधर आ गया तो गुणा में उधर, इधर में आएगा भाग में। उधर 5 गुणा में, इधर आएगा भाग में। बराबर उधर क्या बचा? ए। अब इसे कर लो सॉल्व। अब सॉल्व करो, देखो 7 से 63 गया 9 बार, 7 से 35 गया 5 बार। ओके, अब देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया ये, फिर 9 से 45 हो गया कैंसिल 5 बार। तो ए बराबर मेरा कितना आ गया? 5। तो मेरा आंसर हो गया, ए का मान कितना हो गया? 5 हो गया, है ना? तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना? तो आई थिंक आपको ये सवाल जो है समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? मैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है यदि संख्याओं ए और बी का मासा 12 है, ओके, और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या क्या है ना? क्या लासा क्या है? तो मैंने आपको बताया ना कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बताया था कि नहीं बताया था? बताओ। अब देखो संख्याओं का गुणनफल ये रहा, और यहाँ पे मुझे दे रखा है कितना? 3600। गुणनफल कितना दे रखा है? 3600 बराबर, और मुझे मासा दे रखा है कितना? 12। और मुझे ज्ञात क्या करना है? लासा ज्ञात करना है। तो कर लो सॉल्व। अब देखो 3600 उधर मल्टीप्लाई में 12, इधर को आएगा नीचे भाग में बराबर एलसीएम। ओके, अब देखो इसे सॉल्व करो तो कट गया। अब 12 से गया ये कितनी बार? 300 बार। तो लास्ट का कितना आ गया? एलसीएम बराबर आ गया मेरा ना, हाँ 300 आ गया। कितना आ गया मेरा एलसीएम? 300 मेरा हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक वेरी आसान क्वेश्चन है, तो समझ आ गया होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली कौन सा? 1.1 का हमारा अंतिम प्रश्न। तो क्या दे रखा है अंतिम प्रश्न में? देखो आप, तो दे रखा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष, जो गुणनखंड वृक्ष विधि से गुणनखंड निकालते हैं ना, वही दे रखा है। वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। सिंपल सी बात है, आसानी से कर लें। आओ देखो, तो यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे मुझे जेड का मान ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है, और एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे जेड का मान ज्ञात करूं
तो ये जो संख्या होती है, ये वाली संख्या क्या होती है, ये होती है भाग देने वाली, इन्हीं से तो भाग देते हैं ना। और इधर को जो आता है वो क्या आता है, भागफल आता है। क्या आता है, भागफल आता है। सिंपल सी बात है। अब देखो अगर मैं 300 इसमें 71 में भाग दूंगा 7 से, तो इधर को मेरा भागफल आएगा। क्या आना चाहिए, भागफल। जो कितना आएगा देखो, तो 7 से 371 में जब आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 53 बार। कितनी बार जाएगा वो, 53 बार। यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, जो है जेड, उसकी वैल्यू आएगी मेरी 53। कितनी आएगी, 53। तो जेड के स्थान पर कितना आना चाहिए, 53। तो जेड की वैल्यू निकाल ली हमने। अब मुझे निकालनी है एक्स और वाई की। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये इस तरीके से दे रखा है, तो इसका इसमें भाग देते हैं, फिर ये आता है। जैसे कि देखो, सिंपल सी बात है कि जैसे कि 8 है, अगर 8 में मैं भाग दे रहा हूँ किससे, 2 से, कितनी बार गया, 4 बार। कितनी बार गया, 4 बार, है ना। अगर मैं इन दोनों संख्या को गुणा करूं, किनका, इन दोनों का गुणा करूंगा, तो क्या आएगा मेरा, यही तो आएगी ऊपर वाली संख्या। इसी प्रकार से मुझे ऊपर वाली चाहिए। तो अगर इन दोनों संख्याओं का 3 का और इसका गुणा करूंगा, 3 इंटू 1855 का अगर मैं गुणा करूंगा, तो क्या आएगी मेरी, जो बाई की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाली संख्या ही तो आएगी। और 3 इंटू 1855 का मल्टीप्लाई करोगे तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 5 15, और 5 15 एक 6, और 8 तो 24 की 5 2, और 3 2 5, यानी कि 5565। तो बाई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, मेरी 5565 आ गई। ठीक है। अब इसी प्रकार से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये भी कैसे आएगी, इन दोनों की गुणनफल से आएगी। 2 इंटू ये बाई, बाई मैंने निकाल लिया इतना है, तो इन दोनों के गुणनफल से आए। तो गुणा करेंगे 2 इंटू 5565 में, तो कितना आएगा, तो ये आएगा मेरा, देखो 5 दून 10, 0, और 6 दून 12 एक 13, और 5 दून 10, 10 एक 11, और 5 दो 10 एक 11, तो कितना आ गया, 11130। तो मेरी x की भी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 11130। तो मैंने सारे मान निकाल लिए इसके, x y और z के निकाल लिए ना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको जो है ये समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपसे, है ना। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को, आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कर देना है, और दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पर नए हो। तो चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली 1.2 के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।